गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सुहाना आर्ट क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अध्याय पहला प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में कुछ थ्योरी, कुछ वन लाइनर प्रश्न को लेकर। कल हम सभी ने पाल शैली, अपभ्रंश शैली, जैन शैली के बारे में पढ़ा था और उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा अध्याय पहला है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, को आज पूरा करेंगे और उसके बारे में कुछ वन लाइनर प्रश्न और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अध्याय पहला है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला ये है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। क्या है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ? क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप ये फोटो देख रहे हैं, ये क्या है? लखनिया मिर्ज़ापुर मुख्य शिला पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल दृश्य, जो कि 5,500 ईसा पूर्व में बना हुआ था, यह उसका चित्र है। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे और आएंगे भी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्ज़ापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मिर्ज़ापुर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। जो अंग्रेज हमारे भारत पे शासन करते थे, 200 वर्ष तक उन सभी ने शासन किया है। अंग्रेजों को जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करने का श्रेय। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? किसकी खोज? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज। और सर्वप्रथम किसने की और कब की? तो यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है। तो इसका जवाब है आर्चिबल्ड कार्लाइन। आर्चिबल्ड कार्लाइन व जॉन कॉकरबर्न ने की थी। किसने? आर्चिबल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकरबर्न ने 1880 ईस्वी में किया था। कार्लाइल का शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उसकी सूचना भर फरवरी 1883 ईस्वी की प्रोफेसर एस बोबर की सूची में दे दी गई। परंतु कॉकरबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, किसकी शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज आर्चिबल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकरबर्न ने 1880 ईसा पूर्व में की थी, जिसमें से कार्लाइल का शोध विवरण कहीं प्रकाशित ही नहीं हुआ, केवल सूचना भर दे दी गई 1883 ईस्वी में। परंतु कॉकरबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण कहाँ पर किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में उसको प्रकाशित करा दिया गया। तो ठीक है, अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 7,000 वर्षों का है। कितने? 7,000 वर्षों का। 7,000 वर्ष कुछ कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास है 7,000 वर्षों का। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? जो आदिकाल की चित्रकला है उसको कब से कब मानी जाती है? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी गई? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व मानी गई। इस दूसरा टॉपिक है प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट, जो कि ब्रिटिश पुरातात्विक थे। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया वैसे काफ़ी फेमस पुस्तक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 ईस्वी, यह स्टुअर्ट पिगट की, जो कि क्या थे? ब्रिटिश पुरातात्विक थे। क्या थे? ब्रिटिश पुरातात्विक। अब दूसरा टॉपिक है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से मिलते हैं। कहाँ से? जेरिको से मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से मिलते हैं। कहाँ से? जेरिको से।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य तो वह है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। यह भी सवाल ज़रूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य एविडेंस जिसे कहते हैं कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश के हथनौर, कहाँ से? हथनौर नामक स्थल से। यह आप बिल्कुल याद रखिएगा, हथनौर नामक स्थल से मिला है। अब दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा से, ताकि उसको और इजी किया जा सके, उसको समझने में और पढ़ने में, उस दृष्टि से उसको 3 भागों में, कितने 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। कम से कम 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला क्या है? पहला है पूरा पाषाण काल। बिल्कुल याद, पूरा पाषाण काल कब से कब है? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक, और इसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथिक एज, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक है। इसका आप जो समय है कि कब से कब तक है, इसको याद रखिएगा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल में इसे बांटा गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज, जो कि 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक हुई। अब और तीसरा भाग है इसका नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जो कि नियोलिथिक एज भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहते हैं। जो कि पूर्व पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक है, और मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, और उसके आगे नव पाषाण काल बढ़ते हुए 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है। चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अध्ययन हम करेंगे, पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसका पहला भाग है पूर्व पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे कि पूर्व पाषाण काल में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो हम अपने पहले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? तो वह रहता था प्रकृति निर्मित गुफाओं में। तो पहले के लोग जो पूर्व पाषाण में जो मानव रहते थे, वह उनके पास घर तो थे नहीं, तो वो जो प्रकृति से निर्मित गुफाएं रहते थे, वो उन्हीं में रहा करते थे और उन्हीं को अपना घर समझ के उसमें बसेरा किया करते थे। अब दूसरा है मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ गया? तो मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ गया? प्लाइस्टोसीन। क्या? प्लाइस्टोसीन, अत्यंत नूतन जिसे कहते हैं युग के आरंभ में अफ्रीका में। कहाँ गया? प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में कहाँ पर गया? अफ्रीका में। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ पर गया? अफ्रीका में, प्लाइस्टोसीन जगह पर सर्वप्रथम धरती पर मानव यहीं गया। अब आपका आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है, वहाँ पर खुदाई हुई, कुछ अवशेष मिले एविडेंस पूरा पाषाण काल के, जिसके आधार पर यह माना गया है कि मानव का अस्तित्व कब का है? 14 लाख वर्ष पहले का। कब का? 14 लाख वर्ष पहले का मानव का अस्तित्व माना गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ देखिए आपका कि पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित, किससे? गोल पत्थरों से निर्मित जो उपकरण हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी। कहाँ पर? सोहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो आपके गोल पत्थरों से निर्मित उपकरण अधिकांशतः मिलते हैं सोहन नदी घाटी में, वर्तमान पाकिस्तान में। अगर कोई भी आपसे यह सवाल पूछे तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। पूर्व पाषाण कालीन मानव था, तो पूर्व पाषाण कालीन मानव कैसा था? शिकारी और खाद्य संग्राहक। पहले के ज़माने में लोगों के पास इतनी जानकारी तो थी नहीं, तो वह जो भी उन्हें हथियार मिलते थे उसी से वह शिकार किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा खाने को इकट्ठा करने की कोशिश किया करते थे, और शिकार कभी जानवरों का किया करते थे, कभी जो है किसी छोटे पशु पक्षियों का करके, ऐसे वह अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव क्या था? शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था। तो सर्वप्रथम
उपकरण किसने बनाए? उपकरण जो कि रोज़मर्रा की जीवन में काम आए और उनके काम को और भी सरलता से करने में मदद करे, तो उपकरण सर्वप्रथम उसका निर्माण किसने किया? तो प्लास्टोसीन कालीन मानव। जो प्लास्टोसीन कालीन मानव थे वो सर्वप्रथम इन्होंने ही उपकरण को बनाया है। किसने बनाया? प्लास्टोसीन कालीन मानव ने। अब दूसरे पॉइंट पे पाषाण, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। क्वार्टजाइट पत्थर से, यह बिल्कुल आप याद रखिएगा कि पूर्व पाषाण मानव अपने हथियार क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। किससे? क्वार्टजाइट पत्थर से। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, पर वन लाइनर प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको जल्द ही जल्द सारे सवाल याद होते जाएं और जो भी ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ है उन्हीं का अध्ययन आप लोग करें और अपनी परीक्षा को और भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके परीक्षा में मदद करें। ऐसे ही कंटेंट मैं आपको लेकर आती हूँ। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार और हथियार थे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। तो इनके प्रमुख हथियार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख हथियार क्या थे? हैंड एक्स। हैंड एक्स किसको कहते हैं? वो जो कुल्हाड़ी होती है उसको कहते हैं। क्लीवर और स्क्रैपर इनके प्रमुख हथियार थे। अब दूसरे टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर जाते हैं। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है बेलन घाटी में। कहाँ पर? बेलन घाटी में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित, किससे? हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई है बेलन घाटी में। कहाँ पर? बेलन घाटी में। अब दूसरा, भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब कहाँ की? तो भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की। तो कहाँ पर? मद्रास के निकट पल्लावरम में किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। बिल्कुल यह नाम याद रखिएगा, यह भी जरूर इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि पूरा पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगुलेपुट तथा कुडापा में। कहाँ पर? कुडापा तथा अंगोला, चिंगुलेपुट में। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि किस नाम से पुकारा जाता था पूर्व पाषाण युगीन मानव? तो क्वार्टजाइट मैन। क्या? क्वार्टजाइट मनुष्य जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में क्वार्टजाइट मैन। क्वार्टजाइट मैन के नाम से यह पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। तो यह आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। किस काल में? बिल्कुल याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अब दूसरा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया था पिथिकेथनुपस पेकिनेसिस मानव ने। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किन मानवों ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया है, तो आप उन्हें बताइएगा कि पिथिकेथनुपस पेकिनेसिस मानव ने। किसने? पेकिनेसिस मानव ने। यह नाम थोड़ा मुश्किल है याद रखना, पर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। पेथनेकिपिस और पेथनेकिस मानव ने किया था। अब हम अपना दूसरा, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, तो यह दूसरे भाग को हम चलिए पढ़ते हैं। जो दूसरा भाग है वह मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज जिसे कहते हैं इंग्लिश में। क्या है? मीसोलिथिक एज इसका नाम है। तो पहला पॉइंट है पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो पहले आता है पूर्व पाषाण काल और एकदम लास्ट में आता है नव पाषाण काल। के मध्य को ही क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। तो पूर्व पाषाण काल जो कि पहले आता है और नव पाषाण के मध्य, जो बीच की भाग है, जो बीच का काल है, उसको ही मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई? तो यह CL कार्लाइल द्वारा सन 1867 ईस्वी में
विध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुई। कहाँ से? विध्यन क्षेत्र से। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्राप्त हुई। तो आप बताइएगा कि CL कार्लाइल द्वारा सन 1867 ईस्वी में विध्यन क्षेत्र से। कहाँ से? विध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुई। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्यपाषाण काल के औजार कैसे थे? तो पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि हैंड एक्स और न जाने कैसे कैसे औजार थे जो वह शिकार करने के लिए यूज़ करते थे और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन मध्यपाषाण काल के जो प्रमुख औजार थे वह थे माइक्रोलिथ। उनके औजार क्या थे? छोटे औजार थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे औजार। वह छोटे औजारों का प्रयोग किया करते थे। अब दूसरा टॉपिक है, भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल कौन सा है, तो आप उन्हें बताइएगा कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। क्या बताएंगे? बागोर। बागोर ही वह स्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल का क्या नाम है? बागोर। अब दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम समाधान की दह प्रक्रिया शुरू की गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल में तो हमने आग का आविष्कार किया। मध्यपाषाण काल में क्या किया? मध्यपाषाण काल में कि सर्वप्रथम समाधान की दह प्रक्रिया शुरू की गई। तो कहाँ पर? मध्यपाषाण काल में ही सर्वप्रथम समाधान की दह प्रक्रिया। जब कोई इंसान मर जाता है और उसकी जो बॉडी है उसको जलाया जाता है, तो यह कार्य सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज में ही हुआ है। गुजरात, दूसरा पॉइंट है, गुजरात में स्थित लंगनाज मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? डॉक्टर HD संकालिया। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ पूछा जा सकता है। यह सवाल ऐसे भी बना के कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं मध्यपाषाण कालीन के। तो आप बताइएगा कि क्या नाम है? लंगनाज से, गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के लंगनाज से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो बताइएगा डॉक्टर HD संकालिया। कौन? डॉक्टर HD संकालिया ने करवाया था, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे जो कि गुजरात के लंगनाज में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो यह मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने प्रारंभ हुए? मध्यपाषाण काल। कहाँ से? मध्यपाषाण काल से मिलने प्रारंभ हुए अस्थिपंजर। और मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदाहा से प्राप्त हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग, यह भी ज़रूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से कि मानव अस्थिपंजर मिला तो मिला, कब से मिलना शुरू है? मध्यपाषाण काल से मिलने आरंभ हुए, पर सर्वप्रथम वह मिला है प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदाहा से प्राप्त हुए हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जो पशुपालन, भेड़ बकरियों, गाय को पालने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से। यह भी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराना है, वह कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। अब हमारा यहाँ पर मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज समाप्त होता था। जो भी इससे ज़रूरी प्रश्न बन सकते थे, वन लाइनर प्रश्न, मैंने आप सभी को उन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का तीसरा भाग है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल शुरू होता है। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं। नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं नियोलिथिक एज। क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज भी इसको कहते हैं। सॉरी, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज, इनका नाम आप याद रखिएगा कि इसका श्रेय भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज। ये नियोलिथिक पुरातात्विक खोज को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्राइमरोज को, डॉक्टर प्राइमरोज।
अब दूसरा पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? वह है मेहरगढ़, जो कि संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन बस्ती नवपाषाण कालीन युग से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे प्राचीन बस्ती हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ आप नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये बेहद ही प्राचीन क्या है? बस्ती है नवपाषाण कालीन युग की, जो कि 7000 ईसा पूर्व पुरानी है। और यह अभी कहाँ पर है? इस वक्त यह संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अब अपना दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो यह पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ देख रहे हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे पूर्व पाषाण काल में, जहाँ वो कहीं जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करते थे, शिकार किया करते थे। फिर वहीं मध्य पाषाण में आते हैं। मध्य पाषाण में हमने देखा ना कि वह जो है माइक्रोलिथ छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए छोटे औजारों का वह प्रयोग करके अपने जीवन को यापन करते थे और जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब यहाँ देखें कि मनुष्य कितना जानकार हो गया, धीरे धीरे उसके अंदर कितना इवोल्यूशन बढ़ते गया आगे। अब वह पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। किसका? पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पॉइंट पर जाते हैं। नवपाषाण काल में किस हथियार का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो पत्थर की कुल्हाड़ी। किसकी? पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग नवपाषाण काल में सर्वाधिक किया गया है। अब दूसरा पॉइंट है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में आई? तो वह नवपाषाण काल में आई। कब? नवपाषाण काल में। आप देखेंगे कि जो है पहले आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई, और वहीं मध्य पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? नवपाषाण काल में जो है शरीर की दह प्रक्रिया की खोज की गई, जो कि यहाँ की आपको मैंने पढ़ाया है। और वहीं नवपाषाण काल में यहाँ पर मनुष्य क्या करने लगा? अस्थायी जो है घर बना के रहने लगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मनुष्य का कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। पहले वह कहीं मनुष्य कभी एक जगह पहले पुरापाषाण मध्य पाषाण काल में नहीं ठहरते थे। एक जगह उन्होंने जो है अपना जीवन डेरा डाला। उसके बाद जब वहाँ पर सभी सोर्स समाप्त हो जाते थे तब वह दूसरी जगह जो है मूव ऑन कर जाते थे। और उसके बाद नवपाषाण काल आते आते जब नियोलिथिक एज आता है तब उनके अंदर क्या हुआ? कुछ आसपास के पर्यावरण में भी कुछ ऐसा बदलाव हुआ होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे वह अस्थायी निवास बनाकर अपना स्थायी घर बनाकर वहीं रहने लगे और वैसे ही अपना जीवन यापन करने लगे। तो यह कब आई? नवपाषाण काल में आई। कब? नवपाषाण काल में। दूसरा पॉइंट है, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है, जो अभी कहाँ है? संप्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अब हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास क्या है? गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए बुरजहोम तथा गुफकराल, जो कि कश्मीर प्रांत के में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, और यह इंपॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि भारत में नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत जो गड्ढा घर हैं, गर्तवास है, कहाँ से प्राप्त हुए? बुरजहोम से प्राप्त हुए हैं। और गुफकराल जो कि कश्मीर प्रांत में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुरजहोम और गुफकराल से। अब दूसरा पॉइंट है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, हिरण के सींगों के जो हड्डी के उपकरण बने रहते थे वह किसके बने रहते थे? हिरण के सींगों से बने रहते थे। कहाँ से पाए गए? चिरांद। चिरांद कहाँ है? पटना के पास है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो हड्डी के उपकरण जो हिरण के सींगों से बने होते थे वो चिरांद में पटना के पास पाए जाते थे। दूसरा पॉइंट है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? यह तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि बुरजहोम में, कहाँ पर? बुरजहोम में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। कौन? पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफना दिए जाते थे। दूसरा पॉइंट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? तो वह है नवपाषाण काल के मानव में सर्वप्रथम जो है कृषि कार्य की शुरुआत की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे धीरे जानकार होते जा रहा है और वह धीरे धीरे कृषि करने का कार्य भी शुरू कर देता है। कि कहाँ? वह पूरा पाषाण काल में उसने आग की खोज की, मध्य पाषाण काल में उसने देह प्रक्रिया किया, और कहाँ पर? नवपाषाण काल में धीरे धीरे वह घर बसाने लगा। अब वह जो है धीरे धीरे कृषि के कार्य भी कर रहा है। और नवपाषाण काल युग में ही पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार जिसे हम कहते हैं व्हील, जो कि जो है धीरे, ये पहिए का आविष्कार ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, जो कि नवपाषाण काल युग में पहिए का आविष्कार हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप।
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्राचीनतम बस्ती और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दोनों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है अभी पाकिस्तान के। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम बस्ती नवपाषाण युगीन की, वो भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी। तो सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं। इसके अलावा दूसरी फसल क्या थी? जौ। तो आप इसे याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीनतम फसल क्या थी। पहली तो थी गेहूं और दूसरी थी जौ, जो कि कृषि के लिए क्या गई? अपनाई गई। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो इलाहाबाद में स्थित कोलडीवा से। तो यह आप याद रखिएगा कि कोलडीवा से हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। कोलडीवा, नाम कोलडीवा याद रखिएगा, जो कि चावल का क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य। अब दूसरा पॉइंट है, नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? तो सबसे पहले वह बस्तियों में रहना आरंभ किया। कहाँ पर? बस्तियों में। सबसे पहले वह बस्तियों में रहना आरंभ किया। दूसरा पॉइंट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चौक पर बनाता था? तो वह भी कौन से मानव थे? नवपाषाण कालीन युगीन मानव ही थे। इस काल में इस काल में मानव स्थिर घर बनाकर रहने लगे, कृषि करने लगे और साथ ही साथ बस्तियों में रहने लगे। और इन्होंने मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी किया। किसका? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किसने किया है? वह है नवपाषाण कालीन युगीन मानव, जिसे वह चौक पर बनाते थे। दूसरा पॉइंट है, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वह था केंद्र बेलारी। बिल्कुल याद रखिएगा कि नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेलारी। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र यहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी से। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा कि एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? यह तो बिल्कुल याद रखिएगा आप, सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग नवपाषाण कालीन यानी नियोलिथिक मैन ने किया, नवपाषाण कालीन मानव ने किया। और पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस काल में युग में हुआ? तो वो भी नवपाषाण काल में हुआ। तो पॉलिश का यूज सर्वप्रथम कला का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नवपाषाण काल। तो यहाँ आप पहले देखिए, पूरा पाषाण काल में पहले मानव ने अग्नि की खोज की, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव जो है दह प्रक्रिया करना शुरू किया, जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती गई। फिर नवपाषाण काल में उसने जो है स्थिर घर बनाकर बस्तियों में रहने लगे। उससे पहले वह स्थिर घर बनाकर नहीं रहते थे। फिर उसके बाद वह कृषि करने लगे और नवपाषाण काल में ही जो है पहियों का आविष्कार भी हुआ। फिर उसके बाद सर्वप्रथम इसी काल में ही, नवपाषाण काल में ही चित्रकला का प्रयोग किया इन्होंने। और जो है पॉलिश लगाने की कला का भी आरंभ जो है यहीं पर होता है नवपाषाण काल में ही। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को जितना ज़रूरी हो सकता था मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवा दी हैं और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जिससे आप सभी को सब कुछ जो है याद हो जाए। और यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड आगे वीडियोस मैं डालती रहूँगी। और अपनी परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहिए। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो एक्सप्लेनेशन में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।